राहुल गांधी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो भाषण देते वक्त क्या कह जाएं, इसका अनुमान दूसरों को छोड़िए खुद राहुल गांधी को भी नहीं होता। तमिलनाडु दौरे पर इरोड पहुंचकर राहुल गांधी ने ऐसा जोरदार भाषण दिया कि अंग्रेजी से तमिल में उनके भाषण का अनुवाद कर रहे प्रोफेसर मंच पर ही बेहोश होकर गिर गए। 35 वर्षीय प्रोफेसर मोहम्मद इमरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषणों का उत्साहपूर्वक अनुवाद कर रहे थे। राहुल गांधी के भाषण को अभी कुछ ही मिनट हुआ था कि वे अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये किस कारण से कांग्रेस की रैली में प्रोफेसर बेहोश हुए थे, लेकिन भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तो कोई भी होश खो बैठेगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर भारत के किसान, श्रमिक और मजदूर मजबूत होते तो भारत की सीमाओं पर सेना, नौसेना और वायुसेना की तैनात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पर। उन्होंने दावा किया कि अगर किसानों और मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार दिया गया तो चीन भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा। राहुल गांधी के कहने का कुल मतलब ये था कि किसानों और मजदूरों को सुरक्षा का अधिकार दे दिया जाए तो सीमा पर सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी अपना ये दिलचस्प सुझाव यूपीए शासनकाल के दौरान अगर मनमोहन सिंह को दे दिए होते तो शायद कुछ और बात बनती। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी प्रचार अभियान के लिए राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रही है। अब उन्हें इस तरह के भाषणों को पचाने की हिम्मत रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। 56 इंच का सीना रखने वाले व्यक्ति पड़ोसी देश का नाम तक नहीं ले सकते। इरोड में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी महज 5 या 6 उद्यमियों के लिए देश का शासन चला रहे हैं। प्रचार अभियान पर निकले गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों और सूक्ष्म या लघु मध्यम श्रेणी के उद्यमियों के लिए नहीं है, जो देश का भाग्य है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के लोग देख रहे हैं कि चीन की सेना भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। आज हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो इस समय हजारों चीनी सैनिक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए हैं और 56 इंच सीने वाला व्यक्ति चीन का नाम तक नहीं ले सकता। ये हमारे देश की हकीकत है। लोगों से खुद को जोड़ने और बीजेपी पर प्रहार करने के लिए तमिल भाषा और संस्कृत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि वह दिल्ली में तमिल लोगों का रखवाला बनना चाहते हैं और कहा कि वह भगवा दल को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। रोड शो के दौरान कुछ स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह लोगों पर एक संस्कृति और एक भाषा थोप रही है और तमिलनाडु को दूसरे दर्जे का स्थान बना रही है। अंग्रेजी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, मैं तमिल भावना और संस्कृति को समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी को तमिल लोगों का अपमान नहीं करने दूंगा। उनके भाषण का तमिल में अनुवाद किया गया। उन्होंने कहा कि भारत विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। गांधी ने कहा, ये देश का संबल है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस देश में हर भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे पर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग अभी भी जारी है। पीएम मोदी की उपस्थिति में ममता बनर्जी ने कहा था कि सरकारी कार्यक्रम में ये नहीं किया जाना चाहिए, ये बुलाकर अपमानित करने जैसा है। ममता बनर्जी की उसी बात पर बीजेपी ने पलटवार किया और ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि जब वे सरकारी कार्यक्रम में इस्लामिक इबादत कर सकती हैं तो उन्हें जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत होगी। बंगाल बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अगर सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार के किसी कार्यक्रम में इस्लामिक प्रार्थना कर सकती हैं तो उन्हें जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्यों होती है। उन्होंने बंगाल को बदनाम किया और नेताजी की जयंती के मौके पर अपने आचरण से नेताजी की विरासत का अपमान किया। इस वीडियो में ममता बनर्जी इस्लामिक इबादत करती दिख रही हैं। ये वीडियो कब का है साफ नहीं, लेकिन इस वीडियो में वह अल्लाह के नाम को लेते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हुई सुनाई पड़ती हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने ट्वीट कर कहा कि जय श्री राम कहने से पहले केवल रावण अपमानित महसूस करता था, अब सेक्युलर माफिया भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या हार का डर इतना हताश कर देता है? आप देश की आत्मा को अपमानित कर देते हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार। राम भारत की आत्मा है, जिनका नाम जप कर देश को गर्व होता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी ने बहुत ही पवित्र मंच पर जय श्री राम के नारे पर राजनीतिक एजेंडा सेट किया। हम इसकी निंदा करते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के मंच जहां प्रधानमंत्री उपस्थित थे, वहां चुनाव को देखते हुए राजनीतिक एजेंडा सेट करना, अल्पसंख्यक लोगों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे लगाए जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल कार्यक्रम के दौरान विरोध में अपना भाषण नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में कुछ गरिमा होनी चाहिए।
और यह किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना उचित नहीं जिसे आपने आमंत्रित किया हो। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ममता बनर्जी ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में कहा, ये एक सरकारी कार्यक्रम था, न कि किसी राजनीतिक दल का। तृणमूल कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वह कोलकाता में कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री और सांस्कृतिक मंत्रालय की आभारी थीं। बीजेपी नेता और हरियाणा की मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी के लिए वैसा ही है जैसे सांड के लिए लाल कपड़ा होता है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे ये लगता है कि ममता जी के सम्मान में ये नारा लगाया गया था। इस तरह से आधिकारिक कार्यक्रम में विवाद करना उनकी हताशा को दिखाता है। पश्चिम बंगाल में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह चल रहा था। इस मौके पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची थीं। वहीं जब ममता बनर्जी मंच पर लोगों को संबोधित करने पहुंची, वैसे ही पूरा कार्यक्रम स्थल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी भी उपस्थित थे। जब बीजेपी कार्यकर्ता एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, तो इसे सुनते ही टीएमसी पार्टी के सुप्रीमो बौखला गईं और भाषण देने से ही मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम तक करार दे दिया। अपनी बौखलाहट बीजेपी पर निकालते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपको किसी को भी आमंत्रित करने और उसकी बेइज्जती करना शोभा नहीं देता। विरोध के रूप में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा परिवार को खुश करने के लिए अशोक गहलोत इस स्तर पर उतर आए हैं कि आनंद शर्मा ने उन्हें भरी महफिल में चाटुकार कह दिया। असल में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुए हंगामे के बाद अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसलिए सबको चौंकाने वाली हैं कि कांग्रेस के नेता आपस में किस स्तर पर उतरकर एक दूसरे को लांछित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी संगठन के चुनाव कराने को लेकर दो गुटों में इतनी तीखी बहस हुई कि सोनिया गांधी शर्मिंदा हो गईं, राहुल गांधी झल्ला गए। बैठक से ही कांग्रेस अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी की खाली सीटों पर चुनाव के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की सिफारिश पढ़ी गई। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने फौरन चुनाव की मांग कर दी। इसमें गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल रहे। ये उन 23 नेताओं के समूह का हिस्सा है जिन्होंने संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की मांग रखते हुए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इनकी डिमांड सुनते ही ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत और हरीश रावत जैसे नेता बिफर गए। गहलोत के तेवर सबसे तीखे थे। सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत और आनंद शर्मा के बीच जो कहासुनी हुई उससे राहुल भी झल्ला उठे और बोले, अब बस कीजिए। सूत्रों का कहना है गहलोत ने आजाद और चिदम्बरम से पूछा कि पार्टी के बाहर उनकी क्या बिसात है। शर्मा ने वासनिक के काउंटर करने के लिए पार्टी के संविधान के कुछ हिस्से पढ़ना शुरू किया। गहलोत ने आनंद शर्मा को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि वे जून तक चुनाव टालने में रोड़ा बन रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि गहलोत ने शर्मा से कहा कि जो लोग कभी चुने नहीं गए, इसके बावजूद यूपीए सरकार में सबसे फायदे में रहे, उन्हें आंतरिक चुनाव की मांग करने का क्या अधिकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास निपटने के लिए और भी बड़े मुद्दे हैं। गहलोत ने असहमति जताने वालों को यह भी याद दिलाया कि वे कांग्रेस में इतने ऊंचे पदों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि गांधी वाड्रा ने उन पर भरोसा जताया। आनंद शर्मा ने गहलोत की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और गहलोत से कहा कि मौखिक चाटुकारिता के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग न किया जाए। यह भी कहा कि जो लोग चुनाव की मांग करते रहे हैं वे इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में हैं। इतना सब सुनने के बाद राहुल गांधी को दखल देना पड़ा। राहुल ने कहा कि गहलोत को कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए संगठन के चुनाव करवाकर खत्म करते हैं। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने तय किया कि जून में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाकर पार्टी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि आमतौर पर पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीडब्ल्यूसी के चुनाव होते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हमें पार्टी के संविधान में देखना होगा कि पार्टी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। हम देखेंगे, जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और एक बात तो तय है, सब कुछ कांग्रेस संविधान के मद्देनजर ही होगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूरी ताकत और छल बल के बावजूद चीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के झगड़े को रोकने में नाकाम रहा। नतीजा ये हुआ कि नेपाल के कार्यकारी पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया गया। हालात ये हैं कि अब ओली का पीएम पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकालकर उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी है। ओली पर चीनी इशारे पर सरकार चलाने के आरोप लगते रहे हैं।
ओली को निकालने का फैसला पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में लिया गया। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हिमालयन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओली की सदस्यता खत्म करने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल की पार्टी ने किया। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी इस पर मुहर लगा दी गई। पार्टी में ओली के हालिया फैसलों को लेकर काफी नाराजगी थी, उनसे सफाई मांगी गई थी, लेकिन वे कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुए। नेपाल में इसी साल मार्च से अप्रैल के बीच नए चुनाव हो सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के अनुसार ओली को पार्टी की बैठक में आने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ओली ने पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए पार्टी के विभाजन की धमकी दे डाली। ओली जिस तरीके से सरकार चला रहे थे, उसका पार्टी का एक गुट लंबे समय से विरोध कर रहा था। इस गुट के नेताओं का कहना था कि ओली पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। जो नेता ओली का विरोध कर रहे थे, उनमें नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनाल भी शामिल थे। इसमें पुष्प कमल दहल, जो प्रचंड के नाम से मशहूर हैं, वे पार्टी के सह अध्यक्ष भी हैं। पिछले वर्ष प्रचंड और ओली के बीच का विवाद काफी बढ़ गया था। उस वक्त पार्टी के नेताओं का सामना करने से ओली बच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्थायी समिति में 45 में से 30 सदस्य उनके खिलाफ हैं। जब से ओली ने 275 सदस्यों वाली संसद को भंग किया, उन्हें सबसे पहले पार्टी की सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन पद से हटाया जा चुका था, लेकिन वह इसके सदस्य बने हुए थे। बता दें कि पीएम ओली की सिफारिश पर संसद भंग करने के बाद नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी वहां 30 अप्रैल और 10 मई को ताजा चुनाव करवाने की घोषणा भी कर चुकी हैं। और इस बीच नेपाली संसद को भंग करने का मामला नेपाली सुप्रीम कोर्ट के पास भी विचाराधीन है। ओली की इस कार्रवाई को उनका विरोधी खेमा असंवैधानिक बता रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का विवाद समाप्त करने के लिए चीन काफी सक्रिय था। उसके एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल आकर शीर्ष नेताओं से बात की थी, लेकिन वे भी सहमति बनाने में नाकाम रहे थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की लीलाएं अपरंपार हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गाड़ी पर चढ़कर नाचने वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराने में कांग्रेस छोड़ने से लेकर अब तक ममता बनर्जी कई सियासी खेल खेल चुकी हैं। ये सारी बातें तो सब जानते हैं, लेकिन जो बात बहुत कम लोगों को पता है वह ये कि किसी वक्त ममता बनर्जी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया करती थीं। उनका दावा था कि उन्होंने अमेरिका के ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस नाम का कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं और न ही कोई डिग्री है। हाँ, अमेरिका के एथेंस में लोकप्रिय यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया जरूर है, जो पिछले 235 वर्षों से सेवाएं दे रही है। मार्च 1985 को द टेलीग्राफ ने यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया के हवाले से इसका खुलासा किया था कि जिस यूनिवर्सिटी से ममता बनर्जी पीएचडी होने का दावा करती हैं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। असल में ममता बनर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक स्टडीज में एमए हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें 1982 में अमेरिका के ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में मुगल हरम का राज्य और उसकी नीतियों पर प्रभाव विषय पर रिसर्च में पीएचडी की डिग्री मिली थी और इस तरह से वे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती हैं। उनका दावा था कि ये पेपर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर करुणा पड़ा दत्ता के निर्देशन में तैयार किया था। बाद में पता चला न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनकी प्रोफेसर करुणा की भी डॉक्टरेट की डिग्री फर्जी थी। दोनों गुरु शिष्य ने उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी होने का दावा किया था, जो वास्तव में है ही नहीं। ममता बनर्जी ने बताया था कि प्रोफेसर पीके महेश तब ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसिल थे, जिन्हें ये थीसिस भेजी गई थी। इसके बाद उन्हें $500 देकर ओरिजिनल डिग्री लेने को कहा गया। उन्हें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया यानी USEFI ने भी ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस नाम की यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने या इससे जुड़े होने का दावा करता है तो वो फ्रॉड है। साथ ही इस ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के जिस अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े होने का दावा किया जा रहा था, उसकी मान्यता थी ही नहीं। इसे न तो अन्य विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त थी और न ही सरकारों से उसे पंजीकृत किया गया था। अमेरिका में उस वक्त इसी तरह के जाली डिग्रीज फैक्ट्री चलाने वाले कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। इसका एक प्रोस्पेक्टस भी था जिसमें वो छात्रों के स्तर के हिसाब से उसे डिग्री देने का वायदा करता था। तब सांसद रही ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने प्रोफेसर दत्ता को ये समझकर थीसिस भेजी थी कि इसके लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोग इस विवाद को याद कर रहे हैं। ममता बनर्जी जय श्री राम से चिढ़ने को लेकर एक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा हमले की खबरों पर पहले से ही विवादों में है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विपक्षी दलों ने खूब मुद्दा बनाया था, जो फुस हो गया। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक समारोह में मोदी और ममता एक मंच पर दिखे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी। रैली का रूट भी तय हो गया। किसान संगठनों को इस बात के लिए ताकीद कर दिया गया कि पाकिस्तान इस रैली की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा है। पुलिस ने अपनी तरफ से बस एक ही शर्त रखी है कि किसी भी सूरत में गणतंत्र दिवस परेड को बाधित न किया जाए। इसलिए ट्रैक्टर रैली रिपब्लिक डे परेड के बाद निकाली जाएगी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात होंगे। लेकिन इस बात से भी किसान संगठन खुश नहीं हैं। कई किसान नेता पुलिस की इजाजत मिलने के बाद भी नखरे दिखाने लगे। किसी को रैली के रूट से परेशानी है तो किसी को दूसरी बातों से। मतलब किसान संगठनों की नौटंकी आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमति के बावजूद कई संगठन नाराज हैं। बीकेयू उग्राहां उन रास्तों पर रैली निकालने को लेकर खुश नहीं है जो उन्हें असाइन किए गए। उनके अनुसार उन्हें सुझाए गए मार्गों में कहा गया कि ट्रैक्टर मार्च को टिकरी से नांगलोई की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक वह नांगलोई तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि अन्य संगठनों के पंडाल उनके रास्ते में आने हैं। इसी तरह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबहरा कहते हैं, हमें लगता है कि ट्रैक्टर रैली के लिए हमें जिस तरह की अनुमति दी गई है वह सही नहीं है। हम पुराने रिंग रोड पर जाना चाहते थे, लेकिन हमें सशर्त अनुमति दी गई है। उस हिस्से को सौंपा गया जो बड़े पैमाने पर हरियाणा के अंतर्गत आता है। वह कहते हैं, हम बस यही कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ रिंग रोड पर जाना चाहते हैं। हम इस पर पुलिस के साथ एक समय और मार्ग तय करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैरिकेड के अन्य सुरक्षा प्रबंधों को हटाकर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को आने दिया जाएगा और बाद में वह तय दूरी कवर करने के बाद दोबारा अपनी जगह पर लौट जाएंगे। पुलिस का कहना है कि रैली 3 भागों में निकाली जाएगी। पहली सिंघू बॉर्डर से निकाली जाएगी जो करीब 62 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसके बाद टिकरी सीमा से निकलेगी जो 60 किलोमीटर का रूट कवर करेगी और गाजीपुर सीमा से निकलने वाली 46 किलोमीटर का रूट कवर करेगी। पुलिस का कहना है कि दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर लगभग 12,000 से 13,000 ट्रैक्टर्स पहुंचे हैं। टिकरी में वह संख्या 7,000 से 8,000 है। सिंघू में लगभग 5,000 और गाजीपुर सीमा पर लगभग 1,000 है जो आगे भी बढ़ सकते हैं। पुलिस ने खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। पुलिस ने बताया कि ट्वीट पर करीब 308 अकाउंट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो पाकिस्तान में बने और अब भ्रम पैदा कर किसानों की रैली में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पुलिस की साइबर टीम लगातार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों समेत सीएपीएफ और अन्य बलों को परेड के बाद शॉर्ट नोटिस में पोजीशन पर तैनात किए जाने के संबंध में व्यवस्था आदेश हैं। परेड की जानकारी देते हुए स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि रैली सिंघू सीमा से शुरू होगी, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, बवाना और चंदी बॉर्डर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगी और सिंघू बॉर्डर पर वापस आ जाएगी। यह लगभग 62 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पुलिस के अनुसार ये काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा, यूपी पुलिस अधिकारियों से भी बात की है और ये भी बताया कि उन्होंने ट्रैक्टर रैली को इस तरह से बांटा है कि सारी रैली अच्छे से निपट जाएगी। पुलिस उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाएगी। संयुक्त मोर्चा किसान की ओर से आश्वस्त किया गया कि वह यहां से निकलेंगे और दोबारा वहां लौटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस से बातचीत में कहा, सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलियां ही मार्च में हिस्सा लेंगी, किसी भी प्रकार के हथियार उसमें नहीं जाएंगे, एक डंडा भी नहीं। एक ट्रैक्टर पर मुश्किल से 5 लोग ही बैठेंगे, कोई बोनट बम्पर या फिर ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बैठेगा। रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने साथ 24 घंटे के राशन, पानी और ठंड से बचने का इंतजाम करते हुए चलें। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई ट्रक कारों को ओवरटेक नहीं करेगा। जिनमें किसान नेता होंगे, कोई गाना भी इस दौरान नहीं बजेगा। पुलिस से न उलझने और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने की भी अपील किसान एकता मोर्चा की ओर से की गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।